केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का आज हमारा ये 7th वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम एक बहुत ही सिंपल सा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज़ एंथैल्पीज़। अब एंथैल्पी का हमने इससे पहले भी हमारे 6 वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम एंथैल्पीज़ चेंजेस, जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंजेस होते हैं एंथैल्पीज़, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चों ने अभी तक एंथैल्पी नहीं पढ़ा है, मतलब जिसने अभी तक के 6 वीडियो लेक्चर नहीं देखा है हमारा, पहले आप उस लेक्चर को कंप्लीट करें और उसके बाद में इसको कंटिन्यू करें। तो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में, एंथैल्पी को हम इंडिकेट करते हैं एच से, and enthalpy is defined as it is the internal energy and pressure volume work. It is the sum of internal energy and pressure volume of work. और सिंपली हमने बताया था कि आपको ध्यान में रखना है, तो एंथैल्पी इज़ अ हीट कंटेंट, एक तरीके से हीट कंटेंट है, और डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। यहाँ आज का जो टॉपिक है हमारा, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन का जिक्र नहीं है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि जो सिस्टम है वो एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्शन हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अगर कोई स्टेट, एक सिस्टम कोई पर्टिकुलर एक स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांसफ़र होता है, तो उस टाइम एंथैल्पीज़ का क्या चेंजेस आता है, ये हमको पढ़ना है। तो देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंथैल्पीज चेंजेस हो रही हैं उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, मतलब फेज ट्रांजिशन मीन्स कि पर्टिकुलर एक स्टेट से अनदर स्टेट में जो चेंजेस होना है, उसके हम यहाँ पर देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमको जो सेकेंड वे है एंथैल्पी का स्टडी करने का, वह है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। इसमें हमको स्टडी करना है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। इन फेज ट्रांजिशन, वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी, यहाँ पर हम सिस्टम लेते हैं, सिस्टम बोलते हैं सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का जो फेज है, फेज मतलब यहाँ पर स्टेट समझ लें कि जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो रहा है एक से अनदर फॉर्म में। इन फेज ट्रांजिशन, वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू बल्क, मतलब पूरा का पूरा एक बल्क में, into another at constant temperature and pressure। लेकिन देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और प्रेशर भी कांस्टेंट, क्योंकि देखो एंथैल्पी पढ़ रहे हैं हम, एंथैल्पी की कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर प्रेशर कैसा है इसका, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। द कॉमन फेज चेंजेस आर सॉलिड टू लिक्विड, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे मेल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसको फ्यूजन भी कहते हैं, और फ्यूजन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कॉमन फेज में फर्स्ट है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और उस की एंथैल्पी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्ट होना, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid substance is converted into liquid state without change in temperature at constant pressure is called enthalpy of fusion। अब यहाँ पर जब तक कि हम एंथैल्पी चेंजेस पढ़ते रहेंगे, आप ध्यान में रखते जाएं, जो हम सब्सटेंस लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1 मोल, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिया हमने। 1 मोल मतलब 1 मॉलिक्यूल नहीं। अब आपको पता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, मतलब वो आपको ध्यान में रखना है, उतने हमने पार्टिकल्स लिए हैं ना। तो 1 मोल एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आपको इसको कंसिडर करते हुए चलना है कि हर एक टाइम पे हम 1 मोल लेंगे, और टेम्परेचर कैसा लेंगे हम, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो रहेगी कौन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड कांस्टेंट
प्रेशर, क्योंकि एंथैल्पी है तो एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ही यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है। तो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब ये है हमारे पास में आइस, एक बर्फ का टुकड़ा है, इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब ये जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड था, सॉलिड से क्या हो गया यहाँ पर लिक्विड हो गया, मतलब ये वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब स्टेट है उसकी फिजिकल लिक्विड, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आइस जब बनता है तो उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सपोज यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 4 किलो जूल। अब उसने सपोज हमने लिखा है कि 4 किलो जूल इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करके इस आइस ने स्टोर नहीं कर लिया, बल्कि उस हीट को यूटिलाइज किया उसने टू डू वर्क। हीट को क्या किया उसने, यूटिलाइज किया टू डू वर्क। अब आपने देखा है कि सिस्टम है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, पता है क्यों हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से सिस्टम से वर्क कहाँ हो रहा है, सराउंडिंग पे। सिस्टम से वर्क कहाँ हो रहा है, सराउंडिंग पे। उसने हीट इसलिए एब्जॉर्ब किया क्योंकि उसको वर्क करना था, है ना। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो यूटिलाइज कर रहा है किसमें, वर्क में। तो वर्क कहाँ हो रहा है, सराउंडिंग में। तो जो उसने सॉलिड से जो कन्वर्ट हो गया लिक्विड, तो ये लिक्विड का टेम्परेचर भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये आइस अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता, अगर ये आइस ये 4 किलो जूल को स्टोर कर लेता, अगर वो स्टोर कर लेता तो उस टाइम पर जो कन्वर्शन होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन इसने स्टोर करके नहीं रखा, बल्कि क्या किया, उसको रिलीज कर दिया। तो रिलीज कर दिया, अपना फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो ऐसा इस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है, जो हीट कंटेंट का जो चेंजेस होना है, उसे कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा H, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, फ्यूजन FUS। अब यहाँ पर जनरली हम जो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स होते हैं, ये 3 लेटर्स का यूज़ करते हैं। देखो डेल्टा H मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, लेकिन किसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है, फ्यूजन की एंथैल्पी चेंज हो रही है। मतलब जो सॉलिड से फ्यूज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, उस टाइम पे एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो हम डेल्टा यहाँ लिखेंगे 3 लेटर्स FUS और H, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एग्जाम्पल है H2O, सॉलिड, वही आइस है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम उसको एनर्जी इतनी लग रही है प्लस 6.01 किलो जूल मोल इनवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन कंडीशन क्या याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस हम क्या ले रहेंगे, 1 मोल लेंगे, फिर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे, जो अपना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन का सेकेंड पार्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन मतलब भाप बनना, है ना, गैस में कन्वर्ट होना। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल liquid is converted into gaseous without changing its temperature at constant pressure is called enthalpy of vaporization। अब क्या हो रहा है, लिक्विड है ना, पहले क्या लिया था हमने, यहाँ पर क्या लिए हैं, लिक्विड लिए हैं। 1 मोल, वही बताया हमने कि कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी लेंगे हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 मोल, कि 1 मोल लिक्विड है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस टाइम पे जो एंथैल्पी का चेंजेस है तो वो एंथैल्पी कहला रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वेपर
लिक्विड से वेपर बनने तक के जो हीट कंटेंट लग रहा है, जो एंथैल्पी लग रही है, उसे कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इट इज डिनोटेड बाय, फिर वही चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, और किसके लिए, कौन सी प्रोसेस के लिए, वेपराइजेशन के लिए। तो इसलिए डेल्टा वेपराइजेशन और एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम्पल में देखें कि वाटर है लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है वो गैस में, और उस टाइम पे जो उसको एंथैल्पी लग रही है वो प्लस 40 किलो जूल मोल इनवर्स, और टेम्परेचर कितना है उसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो गैस जब वो लिक्विड बॉईल हो रहा है, तो लिक्विड जब बॉईल हो रहा है तो कब बॉईल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो उसके जो वेपर्स है वो आउट हो रहे हैं सिस्टम से, सराउंडिंग पे जा रहे हैं। तो जब वो बॉईल हो रहा था, जो लिक्विड स्टेट यहाँ पे दे रहा है, तो वो लिक्विड स्टेट कौन सी है, इसका टेम्परेचर कितना है लिक्विड स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो लिक्विड है, लिक्विड में से जो गैस है वो सिस्टम से बाहर निकल जा रही है, तो उस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, और उसी को हम कहते हैं उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, तो उस एंथैल्पी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन का थर्ड टाइप है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। अभी तक हमने जो दो एंथैल्पीज पढ़े हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसमें सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फिर सेकंड पढ़े हमने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस ना, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो इस टाइम पे जो एंथैल्पी लगती है, इस टाइम पे जो हीट कंटेंट लगता है प्रोसेस के लिए, एक फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में चेंजेस लाने के लिए, उसी को कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही तीन जो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, 1 मोल होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, मतलब चेंज, एच एंथैल्पी, किसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, तो डेल्टा, सब्लिमेशन और एच। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे सॉलिड है H2O इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। The conversion of solid to vapor takes place directly in one step or two steps. First, melting of solid into liquid and then its vaporization. The enthalpy change is the same. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें solid है, solid is converted into liquid. solid पहले किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। उसकी जो एंथैल्पी है वो फ्यूजन की एंथैल्पी कहलाई। फिर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। इस टाइम पे जो एंथैल्पी कहलाई वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो ये दो स्टेप में हुआ कि पहले सॉलिड जो था वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड जो कन्वर्ट हुआ गैस में। फिर हमने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देखे कि जो पहले जो स्टेट थी वो सॉलिड, और उसके बाद में डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो गया गैस में। तो ये एक ही स्टेप की रिएक्शन हुई। ये स्टेप कितने स्टेप में हो रही है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर सॉलिड पहले लिक्विड में गया, लिक्विड फिर गैस में गया, यहाँ पर 2 स्टेप हो रही है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है, उन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो इस सब्लिमेशन के एंथैल्पी के इक्वल आएगी। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि अगर डायरेक्टली जो सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उस टाइम पे जो एंथैल्पी लगती है वो इक्वल होगी ये 2 स्टेप से कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू
गैस। ये 2 स्टेप में जितनी इंथैल्पी लगती है उतनी ही इंथैल्पी इस 1 स्टेप में लगेगी। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। अब यहाँ पर जो एलिमेंट में या फिर आइटम्स में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है, आयनाइजेशन मतलब आयंस फॉर्म होना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना है। तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस एलिमेंट है में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, जो एंथैल्पी लग रही है, वही एंथैल्पी कहलाएगी क्या? आयनाइजेशन की एंथैल्पी, क्योंकि आयंस फॉर्म हो रहे हैं। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं यहाँ से हम? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम एन आइटम, वही एलिमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है आइटम, और आयन, आइटम में से या फिर आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इन 1 मोल ऑफ गैसियस आइटम। और फिर वहीं से आ गया हमारे पास में जो अमाउंट है 1 मोल, और ions is called enthalpy of ionization. It is denoted by delta ion, ION, ionization के वही 3 लेटर्स ले लो, H change in enthalpy of ionization। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लॉस कर लेता है तो Na पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, आयन फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जो आयन को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगी, एंथैल्पी लगी, तो वही कहलाती है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज में सेकेंड टाइप है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब आइटम को फॉर्म करना है। किससे आइटम फॉर्म होते हैं? मॉलिक्यूल से। The enthalpy change during the dissociation of all the molecule in 1 mole of a gas phase substance into gaseous items is called enthalpy of atomization. It is denoted by change in enthalpy। किसकी? atomization मतलब आइटम को फॉर्म करते टाइम जो enthalpy का चेंजेस हो रहा है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, Cl2 इज अ मॉलिक्यूल, तो Cl2 तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ब्रेक हो जा रहा है, और ब्रेक होने के बाद में ये अलग अलग आइटम्स को फॉर्म कर दे रहा है। मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए, आइटम्स को फॉर्म कर दिए, तो फिर ये आइटम्स को फॉर्म कर दिए तो इस टाइम पे जो एंथैल्पी लग रही है तो उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की एंथैल्पी आ गई, सॉल्यूशन फॉर्म करना है। अब सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, है ना, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट रहेगा हमारे पास सॉल्यूट का जो डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में और फॉर्म करेगा सॉल्यूशन। तो उतनी प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वही कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। The enthalpy change in a process in which 1 mole of a substance is dissolved. अब ये solute कितना ले लिया हमने? 1 mole. 1 mole of a substance is dissolved in a specific quantity of a solvent. और एक particular जो भी हमको दिया रहेगा 50 ml, 100 ml, 1000 ml, तो उतने क्वांटिटी सॉल्वेंट में हमको 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डिपेंड करेगा कि हमने सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में लिया है एट अ गिवन टेम्परेचर। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच, और ये क्या है? सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो लग रही है सॉल्यूशन बनने के लिए, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि NaCl इट इज़ अ सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट। एक्वियस मतलब ये वाटर है, एक्वियस मतलब ये क्या है? वाटर। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ तो NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन बना, तो इसकी एंथैल्पी जो लगी है यहाँ तक के तो वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। The enthalpy change that occurs when a solution of one concentration is diluted to form the solution of another concentration is called enthalpy of dilution। देखिए यहाँ पर कि अगर कोई जैसे ये सॉल्यूशन बना तो ये सॉल्यूशन का मान लेते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 5 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसमें और हमने क्या कर दिए? पानी डाल दिए,
और अगर हमने इसमें पानी डाल दिए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब उस टाइम पे भी तो एनर्जी लग रही है ना, कि एक कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है उसको हमको डाइल्यूट करना है और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है तो वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पानी मिला देना, मतलब जो एक पर्टिकुलर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर हम अगर वाटर ऐड कर दे रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, तो उसकी एंथैल्पी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये जो एग्जांपल लिए थे हमने सॉल्यूशन की, इसमें जो सॉल्यूट लिए हमने, ये सॉल्यूट NaCl, ये है आयनिक कंपाउंड। कौन सा है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयंस बनते हैं। तो जो सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बनता है, और जो एंथैल्पी चेंज होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये 2 स्टेप में होती है। पहले होता है जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो, फिर होता है हाइड्रेशन की एंथैल्पी। ये दोनों को प्लस करके बनती है सॉल्यूशन की एंथैल्पी। अब हम इसी को देखने वाले हैं, जो 2 स्टेप है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन की एंथैल्पी। देखें, पहले समझ लें कि जब भी हम इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो आपको पता है कि ये डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है NaCl। जब NaCl को पानी में डाला जाता है तो डिसोसिएट हो जाते हैं, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है ना। एन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर इन 2 स्टेप, 2 स्टेप से ये डिजोल्व होंगे। फर्स्ट स्टेप, द आयंस आर सेपरेटेड फ्रॉम दी मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल लिया है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इस टाइम पे जो इसको एंथैल्पी लगती है, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, और उसको इंडिकेट करते हैं हम डेल्टा L। क्रिस्टल लैटिस के लिए यहाँ पे सिर्फ L का यूज़ कर रहे हैं, एंथैल्पी H, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव तो रहना ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि NaCl है तो NaCl के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है Na और Cl। तो ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगना ही है ना, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो फिर ये एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी लग रही है मतलब पॉजिटिव में इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। अब क्या हुआ, एक तो स्टेप में हो गया कि ये अलग अलग हो गए, आयन सेपरेट आउट हो गए। अब आयन सेपरेट आउट हो गए तो ये जब वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में ये जब अपना एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो वो कहलाता है हाइड्रेशन, क्योंकि आयंस के आसपास में अगर वाटर है तो वो एंथैल्पी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द आयंस आर हाइड्रेटेड, आयंस हाइड्रेटेड हो जाएंगे मतलब वाटर के साथ में वो मिक्सअप हो जाएंगे विथ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम। जो उसके आसपास में वाटर रहेगा वो उसके साथ में अटैच हो जाएंगे। जैसे Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव है तो वाटर में जो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में ये कंबाइन हो जाएंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ पढ़े, 11th की हमने बेसिक में पढ़ा है, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो इस तरीके से ये सोडियम के जो आयन है वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे। उसी तरीके से जो क्लोरीन रहेगा वो क्लोरीन के आयंस भी क्या हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो हाइड्रेट होने पर जो एंथैल्पी चेंज होती है वो कहलाती है हाइड्रेशन की एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पे क्या लग रही है, इसको एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, एंड कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अब इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं चेंज इन एंथैल्पी किसकी, हाइड्रेशन की, क्योंकि वाटर ऐड होने के लिए वहाँ पे एंथैल्पी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए हाइड्रेशन की एंथैल्पी को हम इंडिकेट करेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन। अब उसके बाद में द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। पहले तो स्टेप में क्या किया हमने, आयंस को सेपरेट आउट कर लिए इस तरीके से। अब आयन सेपरेट आउट हो गए, आयन को हमने हाइड्रेटेड किए, मतलब उसके आसपास में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच हो गए। अब
अटैच हुए तो ही तो सोल्यूशन बना ना, मतलब आयंस क्या हुए, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए तो सोल्यूशन बन गया। तो फिर दो एनर्जी लगी, एक लगी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी और दूसरी लगी हाइड्रेशन की एंथैल्पी। दोनों भी, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसी की एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं फॉर NaCl, तो लैटिस के लिए एनर्जी लगा हमको प्लस 790 किलो जूल पर मोल एंड हाइड्रेशन के लिए लगा माइनस 780 किलो जूल। तो एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, दोनों का क्या करना है हमको, प्लस करना है। तो फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 790 माइनस 786, तो आंसर आ रहा है प्लस 4 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पर जो हमने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हमने, सिर्फ एक फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में चेंजेस होने पर जो हीट कंटेंट लगता है उसी को हम अलग अलग नाम दे दिए हैं एंथैल्पीज का, वही हमने यहाँ थ्योरेटिकल पढ़े हैं। एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन शॉर्ट, एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन, जो पर्टिकुलर फेजेस हैं, मतलब स्टेट है कि एक स्टेट से अनदर स्टेट में जाने के लिए जो एंथैल्पीज का चेंजेस होता है, तो वही हमने देखा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जो मेल्टिंग होता है, तो उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे फ्यूजन। तो इस स्टेट में जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, चेंज इन एंथैल्पी किसके लिए, फ्यूजन के लिए, 3 लेटर्स का यूज़ करें, चेंज इन एंथैल्पी H। और ध्यान रखें सभी चीज़ों में हमने जो सब्सटेंस का अमाउंट लिया है वो 1 मोल लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। हमेशा याद रखें, व्हेन 1 मोल ऑफ जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसको किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हमने लिक्विड लिया, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। इस टाइम पे जो एंथैल्पी लग रही है, चेंज इन एंथैल्पी किसके लिए, वेपराइजेशन, 3 लेटर्स का यूज करना है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर में, गैस में। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। इस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, चेंज इन एंथैल्पी सब्लिमेशन के लिए SUBH। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस, जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं। आयनाइजेशन, जो आइटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या आयन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन को फॉर्म करते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एंथैल्पी को, उस एनर्जी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी चेंज हो रही है, आयन फॉर्म हो रहे हैं, ION, 3 लेटर्स का, चेंज इन एंथैल्पी H। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो आइटम फॉर्म हो रहे हैं, और उस टाइम पे जो एनर्जी लग रही है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टार्टिंग के 3 लेटर ATO, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट में ऐड होता है, सॉल्यूशन को फॉर्म करता है, उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, SOLH। और ये दो इससे हम कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एनर्जी एंड एंथैल्पी हाइड्रेशन की एंथैल्पी, ये इक्वल होती है सॉल्यूशन के एंथैल्पी से, जैसा हमने देखा है। तो ये एक बार आप अगर शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रह जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंथैल्पीज चेंजेस होती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पीज चेंजेस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।